Hello and welcome to our YouTube channel. So the video on demand is here. हाँ जी, अगर हम बात करें तो ये वीडियो एक डिमांडफुल चीज़ पर था कि CBSE के सैम्पल पेपर पे बात करनी है हमको। ये जो सैम्पल पेपर है 2024-25 का विच इज़ गिवन बाय द CBSE बोर्ड, इस पर हम लोग करेंगे कुछ चर्चाएं, बातचीत। तो शुरू करते हैं सफ़र को। नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ जो CBSE का क्लास 10th का ये सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके एग्जाम्स का नक्शा है, आपके एग्जाम्स का मैप है और ये एक झलक है उस सफर की जिसमें आप अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पहला कदम रखेंगे। हम इस पेपर पे सिर्फ प्रश्न और उत्तर नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एग्जाम में कैसे सोचना है, जब आप बोर्ड्स के लिए जाएं तो अपने विचारों को कैसे सजाना है और कैसे प्रेजेंट करके अपनी कॉपी को लिखना है 2024-25 बोर्ड्स में। ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। मुझे पता है और बहुत अच्छे से इस बात का पता है कि बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही आपको कुछ टेंशन सी होती है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता है। दुनिया का हर इंसान, मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आपके पीछे पड़ा रहेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, खासकर 10th वालों के लिए तो बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि क्यों ना 10th वालों के लिए पहले वीडियो लेकर आए। और दुनिया का हर इंसान एक ही चीज आपसे कहेगा, इस साल बोर्ड है, इस साल बोर्ड है। भाई साहब बोर्ड आ रही है, 10th बोर्ड है, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो। आपसे ज्यादा आपके गली के किराने वाले को आपके बोर्ड की चिंता होगी। हाँ, वो पता लगे आपको नहीं होगी, पर ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम को सुन करके आपको मिश्रण है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि टेंशन नहीं है, लेकिन एक मिक्स फीलिंग है, मिक्स्ड इमोशंस हैं और जीवन में तालमेल हर चीज का होना अच्छी बात भी है। तो ये सैंपल पेपर आपके लिए एक बहुत बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि ये जो CBSE का एक बोर्ड का सैंपल पेपर आया है, ये आपके लिए दोस्त का काम कर रहा है। ये आपके दोस्त की तरह है जो आपको बता रहा है कि कहीं थोड़ी और मेहनत की कमी है हमारी प्रेपरेशंस में, कहाँ हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस पेपर का हर सवाल आपके सिलेबस की कहानी को एक नए अंदाज में बयां करेगा, एक नए अंदाज में बताएगा। और इसी चीज को तो हम एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो आज हम और आप मिल करके समझेंगे इस सैंपल पेपर को, देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है और कैसे अपने जवाब में हमें दम भरना है, पूरी वो दमखम के साथ में लड़ाई लड़ना है। हमने जो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, लगभग लगभग उस लड़ाई के अब कुछ महीने जब बचे हैं उस लड़ाई को ख़त्म करने के, तो अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे काम करना है। ये सारी चीज़ें हमें देखना होगी। तो चलें, आप तैयार हैं सैंपल पेपर के सफ़र के लिए? क्या हम चलें? आज का सेशन आपके लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक नया कॉन्फिडेंस का मौसम बन सकता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस सैंपल पेपर के एनालिसिस को, एंड लेट्स क्विकली मूव टू अवर नेक्स्ट थिंग। कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि हमने इसमें हो थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत और बचा है। फिर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझेंगे, हमारा एनालिसिस क्या है, मैप की डिटेल्स देखेंगे और कंक्लूजन्स को देखेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी को कुछ भी मतलब डाउट रहे, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे ही कम्युनिकेशन चैनल, इवन थ्रू इट बी इट इज ईमेल, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। For our new viewers, who am I? So let me introduce myself as welcome to NAC Nayan Anand classes, and I am Nayan Anand, founder and president of Samadhan Society for Solutions. I was a former student and a dropout of National Law School of India University Bangalore. And what about you? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी भी जानकारी चाहिए। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्डली चलते हैं, समझते हैं कि सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए क्या हमारे लिए लेकर आया है।
अच्छा, सीबीएसई कितने सैंपल पेपर निकालेगा, कोई मुझसे पूछ रहा था। तो लास्ट ईयर तो उन्होंने 2 सैंपल पेपर निकाले थे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, और जितने ज्यादा पेपर हैं आपके लिए तो उतना अच्छा है। अब वो नॉलेज को जितना हमने गेन कर लिया था कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग हमको हमारी बढ़ानी होगी और हमें हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की तरफ जाना होगा, मुझे यही लगता है, और उस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम समझते हैं पेपर हमारे लिए क्या लेकर के आया है, क्या निकला है इस बार बोर्ड के खजाने में। खोले दरवाजा, खोले बॉक्स, चले आगे, बताओ यार। अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो चलते हैं। सोशल स्टडीज सैंपल पेपर की मैं बात करूं तो पेपर कैसा होगा, 80 नंबर का पेपर होगा। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट्स का। ये जो है हमारे 6 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी डी ई एंड एफ। टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और सभी क्वेश्चन को करना आपके लिए कंपलसरी है और करना भी चाहिए। आइए हम लोग इस पे महीन तरीके से गहन चर्चा आने वाले टाइम में कर ही लेंगे। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1 से लेकर 20 तक के एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का भी हमको पार्टीशन देखने को मिल रहा है एसएसटी में। एंड जैसे जैसे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि सीबीएसई आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हम लोग रीजनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम लॉजिकली क्वेश्चंस को डिडक्ट कर लें अभी से तो बेटर रहेगा। फिर क्वेश्चन 21 से 24 वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर देंगे और 40 शब्दों में लिखना है। मैं अधिकतर देख रहा हूं और कई बार देखा है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे भर भर के कंटेंट लिखाते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन को वो आधे पेज का लिखते हैं, तो इस तरीके से उनके नंबर कट जाते हैं। आपको कॉपी जब सीबीएसई की बनाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, तो अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा फिर हम देखते हैं कि तीसरा सेक्शन रहेगा 25 से 29, ये 3 मार्क्स का रहेगा और ये 60 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 60 वर्ड्स में लगभग एक सफिशिएंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 से 33 ये 120 वर्ड्स का होता है, इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए। 1 से 120 वर्ड्स में आप एक सफिशिएंट डिटेल्स उस आंसर की दे सकते हैं। इतना फेयर इनफ है। जब हम सेक्शन ई की बात करें तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 सब क्वेश्चन होते हैं इसमें 4 मार्क्स के, और एक आंसर का 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम सेक्शन एफ हमारे लास्ट सेक्शन की बात करेंगे तो मैप वर्क की बात हम करते हैं। 5 नंबर का मैप वर्क आता है। मैप वर्क हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हिस्ट्री 2 नंबर का है, पार्ट 2A, और सॉरी सेक्शन एफ 37A। 37B की हम बात करें तो ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप आता है, 3+2। इस तरीके से 5 नंबर्स होते हैं मैप के लिए आपको, और ये कुछ ब्लूप्रिंट है हमारे लिए जिसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर। एक इंटरनल चॉइस जरूर दी हुई है कि कुछ क्वेश्चंस में आप इधर और के रूप में देख सकते हैं, और विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए एक सेपरेट पेपर भी बनाया गया है। दिस इज लाइक सेपरेट पेपर नहीं बनाया गया है, दो क्वेश्चन जैसे कि ग्राफ्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, जो देखने में हमें प्रॉब्लम आती है तो हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। कंसिडर यू आर एलिजिबल फॉर द कैटेगरी considering the fact that you fall under the blindness and low vision। चलिए बिना किसी समय को लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एंड थोड़ा सा फॉन्ट अगर कुछ इश्यूज आए तो हम नेक्स्ट पीपीटी में ध्यान रखेंगे उसका। Why did nationalists in late 19th century India focused on recording and preserving folklore? पहली चीज हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने पढ़ा कहाँ पर है। तो ये हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का ही क्वेश्चन है, और नेशनलिज्म इन इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को जब हम देखते हैं तो वहां पर वो ये चीज बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो रिकॉर्डिंग में और फोकलोर को प्रिजर्व करने में क्यों नेशनलिस्ट लगे होते लेट 19th सेंचुरी में। इसके आंसर को समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि न्यू फॉर्म्स ऑफ
आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो मॉडर्न इंडिया को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसीलिए हम फोकलोर को प्रेजेंट करें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि रीस्टोर करेंगे सेंस ऑफ प्राइड को, ट्रेडिशनली, कल्चरली और नेशनल आइडेंटिटी बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ये कह रहा है कि हम फोकलोर का यूज करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है टू प्रमोट अ यूनिफॉर्म कल्चर दैट कुड बी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इंडियन रीजन्स। देखिए आपका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। फर्स्ट का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसको हम कहेंगे कि ये सही ऑप्शन है। और बी के सही होने के पीछे एक ही बात है कि बी को सही इसीलिए चुना गया है कि बी कह रहा है कि भैया फोकलोर को वो एक सेंस ऑफ प्राइड बताना चाह रहे थे, ट्रेडिशनल, कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी के लिए। ए ऑप्शन जो कह रहा है कि नए फॉर्म बनेंगे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के और मॉडर्न इंडिया को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो पुराने फोकलोर को क्यों प्रिजर्व कर रहे थे, फिर वो मॉडर्नाइजेशन दिखाते। फोकलोर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ऐसा कुछ हमारे पैसेज सॉरी हमारी बुक्स में दिया हुआ नहीं है, एनसीईआरटीज में दिया हुआ नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें तो यूनिफॉर्म कल्चर वो बनाए सभी इंडियन रीजन्स में, ऐसी भी बातचीत कहीं कहीं देखने को हमको नहीं मिलती है। बी इसका आंसर है विदाउट एन आउट ऑफ डाउट, और किसी को कुछ भी समस्या हो तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पाई चार्ट को आप अच्छे से देखें। 43% प्लेन्स बता रहा है, प्लेटूज बता रहा है 27% और माउंटेन्स बता रहा है 30% के। जब आपके हाथ में एक पेपर आएगा तो अगर पाई चार्ट आता है तो ध्यान रखिएगा पाई चार्ट कलरफुल नहीं आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। एंड जब ये ब्लैक एंड व्हाइट पाई चार्ट आएगा तो इससे आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझनी है कि हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिटेल दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था सीबीएसई ने। सो हमने देख लिया 43% क्या है, प्लेन्स है, माउंटेन्स 30% के रेंज में और 27% में प्लेटूज हैं। इस पाई चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, प्रिजर्व मतलब इंटरप्रेट कर लीजिए, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन क्या है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। वो पूछ रहे हैं कि प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये पहला तो कह रहा है कि जो प्लेन है हमारा ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लेन प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटीज। बी कह रहा है टूरिज्म के लिए फैसिलिटीज, और सी कह रहा है कि पेरेनियल फ्लो कुछ रिवर का जो है वो इंश्योर कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज और इंडस्ट्रीज के लिए पर्टिकुलरली ये इंटरप्रेट कर रहा है और बता रहा है कि अगर हमारा जो लैंड है प्लेन्स के अंडर में वो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमें हेल्प करता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। फटाफट से चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो फिर से इन्होंने एक डेटा दिया हुआ है, और पर्टिकुलरली जब हम इस डेटा की बात करें तो डेटा कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पर 1000 लाइव बर्थ्स 2018 में दो स्टेट्स के बीच का उन्होंने कंपैरिजन किया। लिटरेसी रेट बताया 2017 और 18 में ही स्टेट ए में 82 है, स्टेट बी में 94 है, स्टेट ए में 30 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और स्टेट बी में 7 है। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। जब आप बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो याद करिए कुछ आपको याद आ रहा होगा या याद होगा आपको कि वो क्या चीजें थी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो आपका पहला चैप्टर था डेवलपमेंट, उसमें इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट का एक गोल तो मॉनेटरी गोल हो गया, लेकिन मॉनेटरी के अलावा भी एज मनी कैन नॉट बाय ऑल द हैप्पीनेस, सो उसके अलावा जो जो चीजें होती हैं वो क्या क्या है। तो एक व्यक्ति का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि एक साल में 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हुई है, मोर्टेलिटी मींस अ डेथ। और लिटरेसी रेट जो है 2017 और 18 में वो कितना था। तो स्टेट ए में देख रहे हैं हम कि 30 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और 82% की लिटरेसी है। बल्कि हम देख रहे हैं कि स्टेट बी में 7 बच्चे 1000 में से
7 इन्फेंट्स की डेथ हो रही है और 94% का लिटरेसी रेट है। तो अब इसमें हम क्या इन्फर कर सकते हैं वो हमको देखना होगा, और इन्फर हमें करना है आप क्वेश्चन को पैसेज के लाइंस में, सॉरी इसको हमें इन्फर कैसे करना है, इसको हमको देखना कैसे है। सो इसको हमको क्लियरली देखना है जो हमारा डेटा था उसके लाइन में और उसके लाइट्स में हमें देखना है। ठीक है, तो उस डेटा को याद करते हुए हम देखते हैं कि ये कह रहा है इट हैज हाई पर कैपिटा इनकम। इस डेटा के हिसाब से स्टेट बी का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, क्योंकि उसके पास में हाई पर कैपिटा इनकम थी। दूसरा कह रहा है इट हैज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन स्टेट ए। ठीक है, होगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें क्या करना। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज गुड टीचर्स एंड स्कूल। अगर उनके पास गुड टीचर्स एंड स्कूल है तो एजुकेशन रेट अच्छा होगा, लिटरेसी रेट अच्छा होगा, लेकिन बिसाइड्स बीइंग लिटरेसी रेट हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इट हैज हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा जो वो है ऑप्शन नंबर डी, कि उधर पे अच्छा हेल्थ केयर और एजुकेशन था सभी के लिए। दैट इज वाई दे हैव गिवन यू, दैट इज वाई द स्टेट बी हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगले में हम चलते हैं, मैच द कॉलम है। रिजर्व फॉरेस्ट की बात की गई है, 1 और 2 सेक्शन पे हमको देखना है। तो फोर्थ वाला पहला कह रहा है आपको रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आएगा हमारा। आंध्र प्रदेश में हमें इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली है कि बी जो सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं हमारे, ये हमें हरियाणा में देखने को मिलते हैं, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। और क्या होगा इसका आंसर इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में, तो जो हमारे सारे एसेंशियल्स को अग्री कर रहा है, जो हमारे सभी एसेंशियल्स पर जा रहा है, वो ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया। ऑप्शन नंबर डी था उसका आंसर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज की टू सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। Some of the practices undertaken in India in this direction is joint forest management. अब इन्होंने बोला कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो कुछ प्रैक्टिसेस है इंडिया में और जो डायरेक्शन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वो दी जा रही है। तो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें बतानी है। पहला कह रहा है कि लोकल कम्युनिटीज को मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए इन्वॉल्व करना चाहिए। प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980। झारखंड पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। पहला तो क्या कह रहा है, जॉइंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है जेएफएमए ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो ये कह रहा है कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर रहा है ये मैनेजमेंट में और रिस्टोरेशन में, किसके लिए, डिग्रेडेड फॉरेस्ट के लिए। हाँ, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है, लोकल कम्युनिटीज गवर्नमेंट के साथ में ही करवा रहा है प्रोग्राम। सी कह रहा है कि 1980 से है, नहीं 1980 से नहीं है। झारखंड ने पहला रिजोल्यूशन पास किया था इसके लिए, ये भी बात ठीक नहीं लग रही है। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 थे कि जो लोकल विलेज कम्युनिटीज के मेंबर थे वो इंटरमीडिएटरी बेनिफिट जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए क्या करेंगे, दे आर एंटाइटल्ड टू इट, उनके बेनिफिट्स उन्हें मिलेंगे। ये जेएफएम में था बात, तो ये 1 और 4 ये सही होंगे। और इसके रेलेवेंट में ऑप्शन हमें कौन सा दिखता है, 1 और 4 वाला जो सही है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। ये फॉरेस्ट से है हमारे ज्योग्राफी के अंदर। और कैसा लग रहा है 10th क्लास? कुछ फ्लिपर्स भी दिए इन्होंने, कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा कर भी दिया है, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ इन्होंने इंटरेस्टिंग चीजें पैदा तो करी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि people of Belgium have successfully dealt with their country's power sharing problem and is leading to a happy and peaceful life. Which route to federation they have opted for?
देखिए हमने पावर शेयरिंग में बात करी थी श्रीलंका की और हमने बात करी थी बेल्जियम की। तो जब हमने श्रीलंका की बात करी थी वहां पर हमने देखा था कि सिविल वॉर ही हो गई थी, लेकिन बेल्जियम के लीडर्स ने एक अलग रास्ता अपनाया था। वो पूछ रहे हैं वो अलग रास्ता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर, ये दोनों तो है नहीं। कॉम्पिटिटिव फेडरेशन ये भी नहीं है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। कमिंग टुगेदर फेडरेशन को उन्होंने लिया था एंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज द एग्जाम्पल शोन इन द केस ऑफ बेल्जियम। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगर इससे भी रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 7 एक और मैच का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से रीजनिंग वाले आ रहे हैं, और इस तरीके से अभी तक जो क्वेश्चंस हुए 7 क्वेश्चंस पर आ चुके हैं एंड 6+1 थाला फॉरा रीजन। तो ये वाली बात है साथियों। अब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, फिर वही मैच आ गया हमारा और मैच भी आया 7वें नंबर पे एथनिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हंट करने का तरीका, जब हम वर्ड एथनिक पढ़ रहे हैं तो इन ऑप्शंस में से हमको डी दिख रहा है कि सोशल डिवीजन जो कि कल्चर से बेस्ड है वो होगा। एथनिक का मतलब तो ये होता है ना सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कल्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 का डी है। जब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 का डी है तो 1 का डी किन किन क्वेश्चंस में है, वो है क्वेश्चन नंबर ए में और क्वेश्चन नंबर डी में। यानी कि क्वेश्चन नंबर बी हट गया क्योंकि बी तो 1 का बी कह रहा है, और सी हट गया क्योंकि वो 1 का सी कह रहा है। तो अब बचा क्या, ए जो कि 1 को डी बता रहा है और डी जो कि 1 को डी बता रहा है। ये दोनों अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगली चीज हम देखते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म की बात। वो पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से जब आप पढ़ेंगे कि मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है, यानी सेकंड वाले के आंसर को जब आप हंट करेंगे तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या हो, इधर ओनली 1 और 2 लेवल नहीं, वायलेंट कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री ये भी नहीं है। सी क्या कह रहा है, बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। हाँ यही बात है, यही है। तो एक बिलीफ की जो मेजॉरिटी है वो कंट्री को रूल करे, तो 2 का होगा सी। और जिस पर 2 का सी होगा तो आपको देखना 2 का सी किस में है, अरे ये तो ऑप्शन नंबर डी में है। देखो आपने 2 पढ़े और 2 पढ़ के आपको करेक्ट आंसर मिल गया। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कई बच्चे इसमें चार्ट बना देते हैं, ये सब नहीं करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो 2 का ए बता रहा है कि इधर ओनली, तो ये है ही नहीं। अच्छा जब आप ए ही पढ़ते तभी आपको मालूम पड़ जाता ये नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी हट गया। और देखिए कितनी जल्दी आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से टाइम को सेव करते हुए जितना जल्दी हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे उतना बेनिफिशियरी और उतना हेल्पफुल आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया कि वो कैंडल्स बनाएंगे फेस्टिवल सीजन में। अभी अभी दिवाली गई है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट को बताएगा गिवन ऑप्शन से कि हम लोन क्यों लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लोन मनी एंड क्रेडिट में बात की गई है। तो हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्रेडिट, अब क्रेडिट की जगह इट लिखा है, अच्छे से इन्होंने यूज किया है अपने प्रोनाउंस का। इट प्लेज अ वाइटल रोल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। सही बात कह रहा है, क्रेडिट इसलिए लिया जाता है और लिया होगा इसने। क्रेडिट हेल्प्स करेगा उसको ऑनगोइंग एक्सपेंसेस से वो अपना प्रोडक्शन बनाते, सही बात है ये भी। क्रेडिट हेल्प करेगा उसको प्रोडक्शन को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, भी सही बात है। और हेल्प करेगा इसको एक्सरसाइज करने के लिए, रेस्ट्रेन। इट हेल्प्स हिम इन एक्सरसाइजिंग रेस्ट्रेन एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग मोर क्रेडिट। एक बार लोन लेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लेता रहेगा, बार बार लेता रहेगा, नहीं। ये तो हमें हमें देखना है ना कि क्रेडिट कैसे हेल्प कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट को करना है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट तो नहीं है। इसलिए जब हम डी की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे तो वो नहीं होगा हमारे गेम में। यानी 1, 2 और 3 ऐसा वाला ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। अब इसमें 1, 2 एंड 3 का जो ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट है। and that is how the things will be go in this question number 8.
ऑप्शन नंबर सी, इसका 1 2 3 दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं फटाफट से। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इंडिया के, जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दे एंजॉय स्पेशल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज, क्या वो कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नागालैंड को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल स्टेटस दिया है। एक बात तो ये कह रहा है कि एरिया जो है उसमें लश ग्रीन फॉरेस्ट है, बी कह रहा है कि लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत है, नहीं, सी ऑप्शन कह रहा है कि उनके पास जो सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस थे उसके कारण वहाँ पर एक स्पेशल स्टेटस हमें कुछ कश्मीर जैसा देना पड़ा इनको भी। दैट इज द प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर। सो 9th का सी आंसर होगा। किसी को कुछ डाउट आ रहा है इसमें तो बताएंगे कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकल और सोशल सर्कमस्टेंसेस थे उनको ध्यान में रखते हुए स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स का हाफ टाइम यहाँ पर हमें दिख जाएगा। नेपोलियन इस पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, एक इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन की तरह वो दिख रहे हैं हमें। ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम दिस बैग, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, पहला ऑप्शन कह रहा है कि नंबर ऑफ वॉर्स नेपोलियन फॉट, ऑप्शन बी कह रहा है लेटर्स ही पोस्टेड टू द मोनार्क्स, सी कह रहा है टेरिटरीज लॉस्ट बाय नेपोलियन, और डी कह रहा है एरियाज कॉन्कर्ड बाय हिम। जब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो कुछ तो छूट रहा है ना नेपोलियन के हाथ से। तो छूट क्या रहा है? वो जो टेरिटरीज उसने ली थी, और वो जो टेरिटरीज नेपोलियन ने ली थी वो हमें कहाँ देखने को मिल रही है? वो हमको देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने बी मार्क किया है उन सभी ने सही मार्क किया है, सही तरीके से इस आंसर को बताया है। प्राउड ऑफ देम। चलिए, तो यहाँ पे हमारी 50% हुआ कभी डन हुआ है ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात करें, सॉरी 10 पर ही हम बात करेंगे जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डज द ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर? ब्रोकन चेन इनमें से क्या मतलब है? फ्रीडम को कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ को कहा जा रहा है, विलिंगनेस टू मेक पीस के लिए कहा जा रहा है, या हीरोइज्म के लिए कहा जा रहा है? तो इस पर्टिकुलर का आंसर होगा ब्रोकन चेन्स का मतलब है यहाँ पे फ्रीडम को लेकर के। एंड क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन था एंड विजुअली इंपेयर्ड जनरली कांट सी द पिक्चर्स, सो with more than 70% of disabilities, 100% of disabilities, so for them this particular question will be going to put an aid on their this thing, and that is why question number 10th is का आंसर जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए उसका मतलब फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ये बोल रहे हैं कि भैया ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका आप करेक्ट ऑप्शंस बताएं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इनमें से, ये हमें देखना होगा। चलिए आप इसका आंसर बताएं कि आपको क्या लग रहा है। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को अगर हम एक्सपैंड करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज लाएंगे, एमएनसीज लाएंगे और उनको एक्सपैंड करेंगे, तो ये सही बात है, ये हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। अगर हम एडवांसमेंट करेंगे इंफॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में, तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन ही होगा ये भी, और क्या ही होगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन को ट्रेड बैरियर्स के लिए करने के लिए, तो ये भी होगा। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल कर देते जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए, दैट डजंट मीन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ये 3 फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेलेवेंसी में। और 4th इज नॉट एट ऑल, ये इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो 1 2 एंड 3 इसका आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है 1 2 एंड 3 वाला? 1 एंड 2 नहीं, 3 भी है, 3 है सिर्फ। 1 2 एंड 3 जो है वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं आसान तरीके से
पूछ रहा है फेडरलिज्म के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा इस पल कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करेक्ट है। इंडिया इज डिक्लेयर एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोशन को भी देखे तो वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स, और वही बात इन्होंने कह दी है, तो ये तो सही बात है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि पावर शेयरिंग जो है वो यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होनी चाहिए, ये फेडरलिज्म इन इंडिया का बेसिक फीचर है। हाँ है, ये भी है, 1 भी है, 2 भी है, क्या 3 भी है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज इजी टू चेंज, नहीं इट इज नॉट इजी टू चेंज। ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, and option 1 and 2 are correct in which option? It is only correct in option number A, that is option number A इसका correct answer है। बहुत अच्छे से जिसने एनालाइज करा होगा और समझा होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, आपने क्लासरूम के नोट्स बनाए हैं, आपने बुक को पढ़ा है, अपने चैप्टर को गो थ्रू किया, आपने समरीज देखी हैं, समरीज पढ़ी हैं, तो आपके लिए ये एग्जाम एक इजी केक वॉक की भांति होने वाला है। लेकिन आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। अब वो मस्ती वाला टाइम थोड़ा सा गया, अब आपको पढ़ना होगा इस पेपर के लिए, बोर्ड के लिए, और हम देख रहे हैं कि बुक के बीच बीच से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, एंड दैट इज द ब्यूटी। और काफी अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चंस भी करी है सीबीएसई ने, सो रियली दे आर डूइंग वेल। बट मेरी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम वी विल बी क्रॉस चेक अगेन विद द पीपीटी एंड वी विल गेट समथिंग बेटर फॉर यू। इसमें अब देखिए क्वेश्चन एंड ऑप्शंस मिस हो गए हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस टाइम पे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स बताने हैं। देखो ये फास्ट वो केबीसी में नहीं होता है, देवियों सज्जनों मैं अमिताभ बच्चन आपके साथ अब खेलूंगा फास्टेस्ट फिंगर फास्ट, तो ये फास्टेस्ट फिंगर फास्ट खेल रहे हैं हमारे साथ में कि इनको क्रमशः यानी कि आपको कैसे बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, कहां तक के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक। बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास होता है, लेटर विथ 11 डिमांड्स को भेजा जाता है वाइसराय इरविन को, और सॉल्ट मार्च किया जाता है। याद आ रहा है आपको, लेटर विथ 11 डिमांड्स हमने पढ़ा था एंड वी डिस्कस दैट। देखो उधर पे वो परेशान कर रहे हैं, गांधी जी इज राइटिंग अ लेटर and whatnot. So all those funny classroom discussions जो कि आपको और इससे लिंक करेगा, वो आपको याद आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, एंड हमें आप सभी पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। चलो इसका फटाफट आंसर लिखो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 13th वाले के लिए मिलना चाहिए, इतना तो बच्चन भी देते हैं केबीसी में। करें आगे। सबसे पहले पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था किसने? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, JLN। कब किया था? 1930 में, तो सबसे पहले ये आएगा। दूसरी चीज क्या हुई थी? साइमन आया था, साइमन को बोला था साइमन गो बैक, सो ये सेकंड चीज है 2-1। फिर उसके बाद में आया था 3, वाइसरॉय इरविन को लेटर भेजा था गांधी जी ने, मतलब हाँ वो उधर पे हमको सॉल्ट नहीं बनाने दे रहे और हम इधर पे गांधी जी लव लेटर लिखने में बिजी हैं, बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा था, पहले वार्निंग देना भी चाहिए ना, कितने बड़े से बड़े युद्ध हो, एक बार वार्निंग दे दो भाई, सामने वाले को भी सुधरने का मौका, बट नहीं माने, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं करी, सो गांधी जी वेंट फॉर सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, एंड सॉल्ट मार्च होता है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। तो इसका हम देखें तो 2, 1, 3, 4 जिन्होंने भी जो भी ये मार्क कर रहे हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है, दे ऑल आर करेक्ट एंड कुडोस टू देम। क्वेश्चन नंबर 13 का ये हम देखें 2, 1, 3, 4 हमको दिख रहा है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इंडियन इकोनॉमी में देयर आर 3 सेक्टर्स। हमने बात करी थी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, 3 सेक्टर्स की बात है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। और
ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है आपके सामने थोड़ा सा वो स्ट्रिक्टनेस क्यों लाई गई थी, किस तरीके से पेपर को थोड़ा सा देख रहे हैं आप। पेपर वो मासूम सा नहीं दिख रहा है, जो प्यारा सा मासूम सा बोर्ड एग्जाम हुआ करता था वो भी यहां पर तो मुझे नहीं दिख रहा होते हुए। इन्होंने थोड़ा सा ना क्रिटिकली घुमा दिया है बच्चों को। देखो उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पूछ रहे थे, क्वेश्चंस इजी जरूर हैं लेकिन ट्रिकी हैं, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा और उस लेवल पर अपने आप को भी प्रिपेयर करना होगा। आप सभी समझ रहे हैं हमारे प्यारे इंटेलिजेंस बच्चे, नन्हे मुन्ने से साथियों। सो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में ये तीन सेक्टर हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। जब हम बात करते हैं शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की प्राइमरी सेक्टर में तो वो हमेशा हाई होता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी सेक्टर में हाई रह रहा है उसका आपको अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देना है। क्लासरूम डिस्कशंस में बुक में आपने देखा कि टर्शियरी सेक्टर बून हुआ है, लेकिन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में कैसे हाई रह रहा है ये देखना होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो प्राइमरी सेक्टर को प्रेफरेंशियली ट्रीट कर रही है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली अग्रेरियन एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हाँ ये बात तो है, हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, इसीलिए शायद वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर चीज को कर रही है, इसीलिए होगा कह सकते हैं। इन एडुकेट सर्विस सेक्टर जॉब फोर्स पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। देखिए सबने देखा था ना कि उनको सर्विस सेक्टर में अपने मर्जी की जॉब नहीं मिल रही तो व्यक्ति प्राइमरी सेक्टर में ही जा रहा है और इसीलिए वो बढ़ा रहा है। तो ये भी बात सही है, 2 सही है, 3 सही है। प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, नहीं 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 नहीं, ये कुछ थोड़ा सा ये हम देखें तो ये मिसलीडिंग सा है। तो 1 और जो 2 हैं वो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, सॉरी 1 एंड 2 और 3 जो हैं वो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे एंड 4 और 1 नहीं होगा। तो देखिए ओनली 2 एंड 3 ये हमको किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, जिन्होंने भी मार्क किया था कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कूडोस टू देम। अब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको कंसीडर करते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 18 by the 1870s caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspaper commenting on social and political issues. Statement 2 कह रहा है कि some caricatures praised the educated Indians fascination with western tastes and clothes while others were looking forward to social changes. ध्यान से समझते हैं इसमें कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। क्या स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 1870s में कैरिकेचर्स और कार्टून्स जो हैं वो पब्लिश होने लग गए थे इंडियन जर्नल्स और न्यूज़पेपर में, और वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को क्या कर रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कैरिकेचर्स हैं वो एजुकेटेड इंडियंस को, उनके फैसिनेशन को जो वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ के खिलाफ है क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, और जो अदर्स हैं वो कर रहे थे सोशल चेंज के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहे थे। स्टेटमेंट 2 हम देखें तो इनकरेक्ट दिखता है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो हमें करेक्ट दिखता है, और ये पर्टिकुलर हमको ऑप्शन नंबर ए में देखने को नोशन मिल जाता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The frequent stories of Dash remind us that no system is entirely without shortcomings, even democracies. Identify the issues being referred to from the options given. करिए। तो ये जो पर्टिकुलर था पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर वो है करप्शन। विदाउट एन आउट ऑफ डाउट करप्शन ही होगा उसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से 17 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन द सेम लेवल इन इंडिया। अचानक से बड़ी सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बढ़ती जा रही हैं, ये हमने देखा कि क्या है वो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज का
सेम लेवल पर बढ़ना फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, वैरिड इकोनॉमिक कंडीशन उससे भी पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, और यही कारण था कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया बढ़ता गया, कई बार इसी के लिए भी हुआ। एंड गाइस, कोई कॉफी पिएगा? क्या टेस्टी कॉफी है, बट अफसोस झूठी हो गई। चलिए रख देते हैं इसको, कॉफी को साइड में। हम 3 क्वेश्चन और बचे हैं सेक्शन ए के, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम। तो हिस्ट्री की यात्रा का हमारा 18वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि रिजल्ट्स ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो वो क्या कह रहा है कि अक्रॉस कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन ट्रेड का, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या, ग्रेटर बाइफर्केशन हो रहा है प्रोडक्शन एंड मार्केट्स का, नहीं। ग्रेटर सेग्रीगेशन हो रहा है प्रोडक्शन और मार्केट का, बिल्कुल नहीं। ग्रेटर डिफरेंशिएशन हो रहा है प्रोडक्शन और मार्केट का, ये भी बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ग्रेटर इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोडक्शन एंड मार्केट का, इंटीग्रेशन होने से ही बढ़ रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है और इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इजीली समझ में नहीं आ रहा होगा, और कई सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कह रहे हैं विमेन्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखिए, विमेन इन पॉलिटिक्स एग्जैक्टली देखा जाए तो फेमिनिस्ट फीलिंग पे है, एंड फेमिनिस्ट फीलिंग आपने आपको ना ऊपर रख रही है ना ये डिसबैलेंस नहीं चाह रही है। जो ट्रू फेमिनिस्ट फीलिंग है वो हमने देखा था कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फेमिनिस्ट देना चाह रही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ वुमेन डोमिनेटेड। अगर वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे, डोमिनेशन ही तो नहीं चाहिए है। जो हमारा नोशन है फेमिनिज्म का वो ये कह रहा है वुमेन्स आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल इन द पॉलिटिकल एरिना। तो क्या पॉलिटिकल एरिना में उन्हें इक्वालिटी दे करके हम सही मायने में और इक्वल ट्रीटमेंट दे पाएंगे? लेकिन बी कह रहा है कि इट इज नाउ इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। यहाँ पर पूरी डेवलपमेंटल अप्रोच है कि कैसे वुमेन अपना लीगली वेज स्टार्ट करेगी अपने स्ट्रगल के लिए, और ये इजी और एक्सेसिबल फॉर्मेट में अब अवेलेबल है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देख रहे हैं आपसे सीबीएसई ने अपने 10th क्लास के सैंपल पेपर में दिया है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने किस तरीके से फ्लिप करके दिया है। तो आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा, एक एक चैप्टर को, और एक एक चैप्टर का नॉलेज आपको उसी तरीके से होना चाहिए। फिर 2 स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास में। अ कम्युनल माइंडसेट कैन लीड टू एफर्ट्स टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप। जो कम्युनल माइंडसेट है वो क्या करेगा, वो ऐसे एफर्ट्स को लेकर आएगा जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप को होगा। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि मेंबर्स जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के, वो ऐसी कंडीशन में सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बना लेंगे ऐसे डायनेमिक्स के लिए। देखिए, कम्युनल माइंडसेट तो तभी आएगा जब मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होगी वो कम्युनलिज्म को आदर्श बना करके अपनी पावर लेकर आएगी और स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप आगे बढ़ेगा और वही लीड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे डायनेमिक्स के अगेंस्ट में ये लोग सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी क्यों बनाएंगे जब उसी पॉलिटिकल एंटिटी में उनको फायदा मिल रहा है? तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, एंड ये ऑप्शन आपको दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड विद दिस नोशन नेक्स्ट पार्ट लोडिंग सून। अगला पार्ट हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, अटेम्प्ट करते रहें। कुछ भी दिक्कत आए फील फ्री टू रीच आउट, फील फ्री टू कनेक्ट whenever wherever it is possible. Just take a good care of you, stay strong, stay positive, and remember, we passed the toughest time of the COVID.
the things are non normal, appreciate it, appreciate करना